गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन किस तरह से होते हैं, कैसी प्रक्रिया के द्वारा होते हैं और कितने प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और एक अनुच्छेद भी दिया गया है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है और आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं संविधान लागू होने के बाद। तो संविधान हमारा लागू हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। 1950 से लेके 2020 तक संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं अनुच्छेद 368 के तहत। अब किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा संविधान में संशोधन होता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। और इस टॉपिक में से यानी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी 102 संविधान संशोधन हुआ वो किस से संबंधित है, या 51वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका उल्लेख किया गया है भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। तो हम देखते हैं केशवानंद भारतीवाद 1973 में केशवानंद भारतीवाद का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। केशवानंद भारती विवाद में संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इससे पहले 1967 में फैसला दिया था कि मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद जो बहुत पॉपुलर विवाद है, मामला है, ये 1973 में आया और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद संविधान में किस तरह जो हमारा संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, बाकी संविधान में परिवर्तन कर सकती है। मूल ढांचा भी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताएगा कि ये मूल ढांचा है या मूल ढांचे से संबंधित है। अब संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के पृथक साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत का मीन हुआ कुल सदस्य संख्या उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिल जाती है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। फिर तीसरा है संसद के विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति और आधे, जैसे ही उस संविधान में संशोधन किसी में भी किया जा रहा है, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति प्राप्त होते ही वो स्वीकृत माना जाता है। तो इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन या जो भी संशोधन प्रस्ताव लाया जाता है वो कैसे लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है। और संविधान संशोधन प्रस्ताव लाते समय राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। जैसे धन विधेयक, कुछ विधेयक होते हैं वो लाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, तो संविधान में संशोधन करना है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर दूसरा है किसी मंत्री के द्वारा भी लाया जा सकता है। संविधान
संशोधन विधेयक 368 के तहत लाया जा रहा है, तो किसी मंत्री के द्वारा भी वह या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। कोई मंत्री भी ला सकता है या कोई गैर सरकारी सदस्य भी इस प्रस्ताव को ला सकता है। अब संसद के किसी भी सदन में लाया गया, पहले मान लेते हैं लोकसभा में लाया गया या राज्यसभा में लाया गया, दोनों सदनों में पृथक पृथक लाया जाएगा, पृथक पृथक बहुमत होगा। यानी दोनों सदनों में 368 के तहत अगर संविधान संशोधन लाया गया है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होगी। पहले एक सदन में लाया गया है, वहां से ये पारित हो जाएगा। पारित होने की प्रक्रिया मैंने बता दी है, साधारण बहुमत के द्वारा भी, विशेष बहुमत के द्वारा भी, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति मिलते ही वो संविधान में संशोधन हो जाता है। आगे बताऊंगी साधारण बहुमत के द्वारा कौन से प्रावधान लाए जा सकते हैं, विशेष बहुमत के द्वारा कौन से लाए जा सकते हैं, और थर्ड जो है इसके द्वारा कौन से लाए जा सकते हैं। सदन में लाया गया है मंत्री के द्वारा या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अब उस सदन की सदस्य संख्या साधारण भी हो सकती है, विशेष भी हो सकती है, वो प्रावधान पे निर्भर है कि प्रावधान कौन सा लाया गया है। एक सदन से स्वीकृत हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेसर अपनाई जाती है और उस सदन से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए, हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति यहाँ बाउंडेड है कि उस संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे और ऐसे करके आज तक हमारे संविधान में 1950 से लेकर वर्तमान तक 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 103 संविधान संशोधन हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान में ये कह सकते हैं संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, यानी लचीला संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब देखते हैं साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं, विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन से किए जा सकते हैं, और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा ये जो प्रक्रिया है विधेयक पारित करने की संसद के दोनों सदनों के द्वारा, इस प्रक्रिया को डिटेल से मैंने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो में ये देख सकते हैं। अब देखते हैं साधारण बहुमत के द्वारा किन किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। ये जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा रहा है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा, ये अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से बाहर है। 368 के तहत संशोधन होता है वो अलग है, और ये साधारण बहुमत के द्वारा किन किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, तो ये 368 की प्रक्रिया में नहीं आता है। 368 जो है अनुच्छेद वो संविधान में संशोधन का है, लेकिन ये जो साधारण बहुमत के द्वारा हो रहा है ये इस प्रक्रिया 368 की अनुच्छेद से बाहर है। तो किस तरह के साधारण बहुमत के द्वारा किन किन में संशोधन किया जा सकता है। पहले है अनुच्छेद 2 और 3 में। 395 अनुच्छेद है मूल संविधान में, वर्तमान में तो उनकी संख्या बढ़ गई है। अनुच्छेद 2 और 3 में जिनमें नए राज्यों को सम्मिलित करने या उनका निर्माण करने, नए राज्य बनाने हैं, ऐड करने हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था और संविधान लागू हुआ था उस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं, उस समय 14 राज्य थे। तो धीरे धीरे राज्य बढ़ते गए। तो राज्यों
नए राज्यों का निर्माण करना है या सम्मिलित करना है तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। उस राज्य की विधानसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता है। राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, जैसे आसाम था, असोम किया गया। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो वो भी संसद अपने दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। उसकी सीमा में परिवर्तन करना है या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, जैसे राजस्थान के आसपास के जो राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, तो राजस्थान की जो सीमा है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, एकीकरण अगर आप देखोगे तो एमपी से 2 क्षेत्र लिए गए थे और राजस्थान के 2 क्षेत्र एमपी को दिए गए थे। तो परिवर्तन हुआ सीमा में, या सीमा कम की जा रही है या बढ़ाई जा रही है, तो वो भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 100 के सब क्लोज 3 में उल्लेख किया गया है, जिसमें संसद की नई व्यवस्थाओं के होने तक संसदीय गण पूर्ति का मीन है, यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग अगर उपस्थित है तो ही संसद की बैठक होगी, अन्यथा संसद की बैठक नहीं होगी। तो इसका उल्लेख किया गया है, यानी इसमें संशोधन करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। और उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 100 सब क्लोज 3 में। हमने संसद पहले पढ़ी है तो उसमें भी ये मैंने बताया था आपको। अनुच्छेद 72 सब क्लोज 2 में उल्लेख किया गया है, जो संसद की किसी अन्य व्यवस्था के होने तक राज्यों में कुछ सुनिश्चित शक्तियां निहित करता है। तो इस तरह का संशोधन भी, यानी राज्य से संबंधित हो गया, तो इस तरह का संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 75, 97, 125, 148, 165 सब क्लोज 5 और इसके अलावा 22 सब क्लोज 1, जो द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं, दूसरी अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन किया जाएगा वो भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 105 सब क्लोज 3, संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था अनुच्छेद 106 में भी कहा गया है और 105 सब क्लोज 3 में भी ये कहा गया है। तो इस तरह का कोई संशोधन करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 118 सब क्लोज 2, संसदीय प्रक्रिया संबंधी विधि का निर्माण करना है। विधि में कानून, संसद की प्रक्रिया जो चलती है, तो इससे संबंधित अगर कानून का निर्माण करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। ये सारे साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा होंगे। अनुच्छेद 120 सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है, संसदीय भाषा के बारे में ऊपर। संसदीय भाषा, संसद की कौन सी भाषा होगी? वर्तमान में तो इंग्लिश और हिंदी है, 2 भाषाएं हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा को भी इम्पोर्टेंस दी गई है, सांसद अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी बोल सकता है। तो उसके बारे में, उसमें कोई परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 124 सब क्लोज 1 में उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी संख्या में परिवर्तन भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, उस समय 7 न्यायाधीश थे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, 11 हुए, 15 हुए, 25 हुए, 31 हुए और प्रेजेंट में 34 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इस तरह परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है। 5वीं व 6ठी अनुसूची में परिवर्तन भी संसद के द्वारा किया जा सकता है और इसमें राज्यों की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 169 हमने विधान परिषद देखी थी, उसका जो संगठन है, यानी गठन कैसे किया जाएगा, उसकी समाप्ति कैसे की जाएगी, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है या है तो उसको समाप्त करना है, तो संसद
साधारण बहुमत के द्वारा ये कर सकती है, उस राज्य से लिखित में देना होता है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण, जो इलेक्शन होता है, क्षेत्र बनाए जाते हैं, तो इनमें जैसे 5 साल से इलेक्शन हुआ तो इन क्षेत्रों में परिवर्तन करना है तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। नागरिकता, हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। हमारे भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है, तो नागरिकता की प्राप्ति करनी हो या समाप्ति करनी हो तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है कि आप भारत के नागरिक हो, या समाप्ति करनी है कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। जो कंडीशंस है वो आप फॉलो नहीं करते हो। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को अधिक महत्व प्रदान करने से संबंधित अगर कोई संशोधन है तो वो भी साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं। इसका करंट एग्जाम्पल आपके सामने है। अभी 2019 में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 29 राज्य थे, और वर्तमान में 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी है, यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, इसके लिए भी संसद विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बहुमत के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। जम्मू कश्मीर को बनाया गया है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। ये जो इतने सारे संविधान में संशोधन मैंने बताए हैं, ये साधारण बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। अब देखते हैं हम जो सेकंड टाइप बताया मैंने, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। तो विशेष बहुमत कैसे होगा संसद का? संसद के कुल सदस्यों की संख्या प्लस उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले, और इसके साथ ही 2/3 सदस्यों की, यानी 2/3 बहुमत की स्वीकृति। तो ये 2/3 बहुमत की स्वीकृति कब आवश्यक होती है? जब उस विधेयक पर मतदान किया जाता है। यानी तीसरा जो चौथा चरण होता है, उससे जब गुजरता है विधेयक, उस समय मतदान की आवश्यकता होती है, और मतदान में 2/3 बहुमत आवश्यक होते हैं। तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किन किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, और ये प्रावधान बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मूल अधिकारों में अगर परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, और बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और प्रेजेंट में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले वीडियो मैंने डाल दिया है मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का, तो आप उनमें देख सकते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक कौन कौन से हैं, कहाँ इनका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको कल्याणकारी माना गया है राज्य के लिए, इनमें अगर चेंजेस करना है, कुछ ऐड करना है, हटाना है, तो संसद के साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से किया जाएगा। और तीसरा है, ये बहुत सिंपल है, यानी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है, कुछ ऐड करना है, हटाना है नीति निर्देशक तत्वों में, और वो यानी वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है। प्रथम कौन सा? संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, वो सारे उपबंध संसद के विशेष बहुमत के द्वारा उनमें संशोधन किया जाएगा। और ये 2 मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे है संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से संशोधन।
संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति, यानी कौन से संविधान संशोधन है जिनमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस किस को शामिल करना है। तो ऐसा कोई प्रावधान यानी संशोधन करना है इसमें, तो उसके लिए आधे राज्यों यानी राज्यों से स्वीकृति लेना आवश्यक है। और जैसे ही आधे राज्यों से स्वीकृति मिल जाती है, यहाँ राज्यों की स्वीकृति क्यों ले रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में और निर्वाचन जो प्रणाली होती है उनमें राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस वजह से राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली दी गई है। इसमें कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों या राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। जैसे 28 स्टेट है वर्तमान में, तो सबके सब नहीं, जैसे ही आधे से एक अधिक की स्वीकृति मिलती है वो संविधान यानी उसकी स्वीकृति हो जाती है, यानी उसको मान लिया जाता है कि ये स्वीकृत है जो भी संशोधन लाया गया है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है। संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, तो उसके लिए भी राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है। किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो उस राज्य की स्वीकृति लेना संसद यानी केंद्र को आवश्यक होता है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई भी प्रावधान किया जाता है तो वहां भी विशेष बहुमत प्लस आधे यानी राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। भाग 5 का अध्याय भाग 5 के 22 भाग है। इसके चौथे अध्याय में संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, तो उसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति के द्वारा किए जाएंगे। भाग 6 के अध्याय 5 में राज्यों के हाईकोर्ट का उल्लेख किया गया है, तो वहां भी जो राज्यों की स्वीकृति है वो आवश्यक है। अनुच्छेद 11 के अध्याय 1 में संघ राज्य की विधायिका से संबंध यानी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है उसमें अगर कोई परिवर्तन करना है, इससे संबंधित कोई विधेयक लाया गया है तो वो भी इस प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जाएगा। 7वीं अनुसूची में अगर परिवर्तन करना है, इसके अलावा स्वयं संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में भी 368 के तहत जो परिवर्तन किए जाते हैं उनके लिए भी राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ये जो टॉपिक करवाया मैंने संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है, 3 प्रक्रियाओं के द्वारा संविधान में संशोधन होता है। साधारण विधेयक, साधारण बहुमत के द्वारा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। ये जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी एग्जाम भी है नेट का। टॉपिक अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके आसपास है तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए।